वेलकम बैक अगेन एनसीईटी गुरुजी डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एनसीईटी के आईटीपी बीएड 4 ईयर प्रोग्राम में जो सिलेबस की बात करें तो उसमें यूनिट 7 में लैंग्वेज एंड लिटरेचर है और उसमें एक सब टॉपिक है डिफ़िकल्टीज दैट चिल्ड्रन फेस वाइल लर्निंग पोम एंड ग्रामर। मतलब बच्चों को कविताएं और व्याकरण सीखते समय आने वाली कठिनाइयाँ, ये आपका टॉपिक है। आज इस टॉपिक पर हम लोग डिस्कस करेंगे। इस सेशन को लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि इस सेशन से आप कुछ सीख जाएंगे, जिससे आप एमसीक्यू जब एग्जाम में आएंगे तो आप इसको ठीक तरह से इसका आंसर दे पाएंगे। तो यदि पहली बार आपने विजिट किया है इस चैनल को तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको एनसीईटी आईटीपी 4 ईयर बीएड प्रोग्राम के सभी क्लासेस बिल्कुल फ्री में मिलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, तो जैसा कि बात करें कि बच्चों को कविता और व्याकरण सीखते समय आने वाली कठिनाइयाँ क्या क्या होती हैं, इसमें हम लोग इस सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे कि कठिनाइयाँ क्या है, उसके समाधान क्या है, व्याकरण का क्या महत्व है। तो ये सब 4-5 पॉइंट टॉपिक होंगे। चलिए पहले हम बात करते हैं व्याकरण क्या है। तो देखिए, तो व्याकरण क्या होता है ये तो आप लोग जानते होंगे भली बात ही, फिर भी हम लोग यहाँ पे इसको समझ लेते हैं। तो किसी भी भाषा की संरचना के सिद्धांत अथवा नियम ही व्याकरण है। क्या लिखा है? किसी भी भाषा की संरचना के सिद्धांत अथवा नियम ही व्याकरण है। तो चाहे कोई भाषा हो, चाहे हिंदी हो, गुजराती हो, पंजाबी हो, सभी भाषा की एक संरचना होती है और जो संरचना होता है उसकी स्ट्रक्चरल बॉडी होती है, उसका कोई सिद्धांत या नियम होता है, उसका रूल या प्रिंसिपल होता है, उसी के अकॉर्डिंग वो लिखा जाता है। तो ये जो नियम हमको बताते हैं इसी को ही कहते हैं व्याकरण। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जब बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं तो उससे पहले वे क्या सीखते हैं? तो बच्चे जब स्कूल नहीं जाते हैं तो अपनी बोली जाने वाली भाषा में व्याकरण का उपयोग कैसे करें ये सीखते हैं। फिर इसके बाद जब ये स्कूल जाने लगते हैं तो स्कूल में उन्हें विराम चिन्हों, व्याकरण तत्व जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, काल, शब्द क्रम और शब्द वर्गों का उपयोग करके उन्हें लिखित वाक्य को तैयार करना सिखाया जाता है। तो जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो स्कूल से पहले तो वे अपनी भाषा बोलते हैं, उसमें व्याकरण का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन वे अनजान होते हैं कि व्याकरण किस प्रकार से वे प्रयोग करें। लेकिन जब वे स्कूल में एडमिशन लेते हैं, जो स्कूल में मैडम उनको सिखाती हैं, तो उनको संज्ञा के जितने फॉर्मेट होते हैं, जो टॉपिक होते हैं, वे सिखाती हैं, जिससे बच्चे सीख जाते हैं कि किसी वाक्यों को किस प्रकार लिखित वाक्य में तैयार कर सकते हैं। तो ये सिखाया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जब ये सब चीज़ें सीख लेते हैं तो इन तत्वों को सीखने से बच्चों को ज्ञान हो जाता है। क्या ज्ञान हो जाता है? कि उन्हें व्याकरण का उपयोग करके शुद्ध रूप से लिखना, पढ़ना और बोलना सीख जाते हैं। तो जब बच्चे व्याकरण के टॉपिक को समझ लेते हैं तो बच्चे क्या करते हैं? व्याकरण से क्या सीख लेते हैं? शुद्ध रूप से लिखना, पढ़ना और बोलना। ये तीन चीज़ें जो है व्याकरण से ही सीखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्याकरण क्यों महत्वपूर्ण है? तो बच्चों के लिए व्याकरण इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि व्याकरण हमारे मौखिक और लिखित संचार दोनों में प्रयोग होते हैं, जो हमें संदेशों को स्पष्ट रूप से समझने की अनुमति देते हैं। सही व्याकरण का प्रयोग करने से दूसरे के लिए सुनना, पढ़ना और समझना आसान हो जाता है। तो समझ लेते हैं। तो देखिए, हमारे बीच हमारे बीच में जो संचार हो रहा है वे डिजिटल माध्यम से हो रहा है, और इसमें मैं लिखित भी आपको कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ और मौखिक भी मैं बोल रहा हूँ। तो ये दोनों जो संचार की बातें हैं इसके लिए हम लोग व्याकरण का प्रयोग करते हैं। जिससे क्या होगा, अगर मैं व्याकरण गलत रूप से शब्दों को इस्तेमाल करूँ तो आपको संदेश को समझने और सुनने में अंतर आ जाएगा। ठीक है। तो व्याकरण का जब प्रयोग बच्चे सीखते हैं तो उसका प्रयोग इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि व्याकरण के प्रयोग से सुनना, पढ़ना और समझना आसान हो जाता है। तो इसलिए व्याकरण का जानकारी होना महत्वपूर्ण है। अच्छा, इसके अलावा व्याकरण के जो सही प्रयोग बच्चे जान लेते हैं तो उन्हें निबंध लिखने में, आवेदन पत्र मतलब एप्लीकेशन लिखने में या कोई क्रिटिकल लेखन राइटिंग लिखने में, रचनात्मक लेखन करने में उनको सहायता मिलती है। इसलिए व्याकरण की जानकारी जरूरी है, क्योंकि कोई एप्लीकेशन आपको लिखना हो किसी सरकारी विभाग में तो आपको व्याकरण की जानकारी होनी चाहिए कि किस शब्द को कहाँ पे लिखना है। बिना अगर आपको उस चीज़ की जानकारी तो आप शुद्ध रूप से लिख नहीं पाएंगे और संचार सही ढंग से हो नहीं पाएगा। इसी तरह यदि आप मौखिक रूप से बोलना है किसी को तो आपके पास व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए। तो यही सब चीज़ें हैं जो व्याकरण को महत्वपूर्ण बनाती है।
नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कि व्याकरण शिक्षण के क्या उद्देश्य होते हैं। व्याकरण शिक्षण के एक टीचर के लिए क्या उद्देश्य होते हैं, ये जानकारी आपको भी होनी चाहिए। तो भाषा संबंधी नियमों को ज्ञान कराना, तो जो बच्चों को भाषा संबंधी नियमों का ज्ञान कराना एक टीचर की जिम्मेदारी होती है और ये एक शिक्षण उद्देश्य है। दूसरा है भाषा के शुद्ध रूप को पहचानने में समर्थ बनाना, तो एक टीचर का दायित्व होता है कि यदि स्कूल में बच्चा व्याकरण पढ़ रहा है तो उसे भाषा के शुद्ध रूप से पहचानने में समर्थ बनाना, उसको उसमें काबिल बनाना कि जिससे वो भाषा को शुद्ध रूप से पहचान सके। थर्ड है कि भाषा के शुद्ध उच्चारण का ज्ञान प्रदान करना। व्याकरण का एक शिक्षण का मुख्य उद्देश्य ये भी है कि जो बच्चे हैं स्कूल में उनको व्याकरण का शुद्ध रूप से उच्चारण करना भी उनको सिखाना होता है। ये सब होते हैं व्याकरण शिक्षण के उद्देश्य। इसके अलावा होता है शब्द एवं वाक्य रचना के नियमों को ज्ञान प्राप्त कराना। तो बच्चों को जो जो व्याकरण का अध्यापक होता है वे बच्चों को शब्द और वाक्य रचना के नियम को ज्ञान कराता है कि किस प्रकार शब्दों का प्रयोग करेंगे और किस प्रकार आप किसी वाक्य रचना को बनाएंगे। हिंदी की बात करें, जो रचना के नियम क्या क्या होते हैं, तो पहले देखिए आता है कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया, ये हिंदी का है। इस प्रकार से रचना होती, जैसे राम घर जाता है, तो ये राम जो है हमारा कर्ता हो गया, कर्म क्या है घर हो गया, कर्म क्या हो गया घर हो गया, और क्रिया क्या हो गया जाता है। तो ये इस प्रकार की रचना बच्चों को सिखाया जाता है। पहले हिंदी में कर्ता आएगा, फिर कर्म आएगा, फिर क्रिया आएगा। तो ये हिंदी की रचना सिखाने का कार्य एक व्याकरण शिक्षक का होता है। इसके अलावा नेक्स्ट देखा जाए भाषाई अनुशासन विकसित करना। छात्रों में भाषाई अनुशासन विकसित करना भी जरूरी होता है कि किस प्रकार बड़ों से या छोटों से या किस प्रकार से बात किया जाए, चाहे मौखिक हो या लिखित रूप से। अगर कोई संदेश भेजना हो तो भाषाई अनुशासन की जानकारी होनी चाहिए। जैसे बड़े लोगों को हिंदी में हम लोग आप बोलते हैं और अपने जो इक्वल होते हैं, जो बराबर होते हैं, उनको तुम बोलते हैं। तो जो इसमें अंतर, तो यही भाषा का अनुशासन होता है कि किस प्रकार अगर हम लोग किसी को पत्र लिखते हैं बड़े को तो सेवा में लिखते हैं। अच्छा, अपने जो मित्र यार को लिखते हैं तो लिखते हैं प्रिय मित्र। तो यही सब होता है, भाषाई अनुशासन विकसित करना होता है एक टीचर का, व्याकरण टीचर का। आगे बढ़ते हैं, भाषाई कौशल को शुद्ध रूप से सिखाना भी होता है एक शिक्षण का उद्देश्य, व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य। इसके अलावा बच्चों को वाक्य रचना, विराम चिन्ह आदि का शुद्ध रूप से प्रयोग कर सके, ये सभी व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य होता है। नेक्स्ट है बच्चों में भाषा प्रयोग में व्याकरण का ज्ञान करवाना भी व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य होता है। तो बच्चे जब व्याकरण सीखते हैं तो उनके सामने तो जब बच्चे व्याकरण सीखते हैं तो उनके सामने कौन कौन सी कठिनाइयाँ आती हैं, कौन कौन से डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ता है, इस पे हम लोग डिस्कस करते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। पहला जो हेडिंग होगा वे होगा अमूर्त अवधारणा, मतलब कंस्ट्रक्टिव ये जो कॉन्सेप्ट होता है वे नहीं होता है इसमें व्याकरण में। तो व्याकरण में कई अमूर्त अवधारणा होती हैं, जैसे संज्ञा, क्रिया विशेषण, अन्य। इन अवधारणाओं को समझने में बच्चों को मुश्किल हो जा सकता है, खासकर जब उनके पास इन चीज़ों का ठोस अनुभव नहीं होता है। तो देखिए व्याकरण जो होता है, जो उसमें टॉपिक होते हैं, चाहे संज्ञा हो, क्रिया हो, विशेषण हो, कारक हो, पर्यायवाची हो, तो इन सब का कोई कंस्ट्रक्टिव स्ट्रक्चर नहीं है कि जिससे हम लोग दिखा के बता सकें बच्चे को कि बेटा ये देखो ये है तुम्हारा संज्ञा, ये है सर्वनाम, ये है क्रिया। ये हम लोग केवल समझा सकते हैं उसको नियमों द्वारा और रटवा सकते हैं। तो इसलिए जो इसका क्या बोलते हैं अमूर्त अवधारणा होने की वजह से, इसका मूर्त अवधारणा नहीं बल्कि अमूर्त अवधारणा होने की वजह से बच्चों को ये चीज़ें समझ में नहीं आती कि व्याकरण किस प्रकार से सीखा जा सके। तो ये होता है अमूर्त अवधारणा के कारण बच्चे व्याकरण को ठीक तरह से सीख नहीं पाते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है कि नियमों का जटिल समूह। क्योंकि जानते हो तुम लोग कि जो व्याकरण होता है ये नियमों पे आधारित होता है। तो जो नियम होते हैं, चाहे कारक हो, संज्ञा, विशेषण हो, उसके जो समूह है वे जटिल है, बहुत कॉम्प्लेक्स टाइप के हैं। इसलिए बच्चों को इनको याद रखना और सही ढंग से इसे लागू करने में समस्या आती है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है अपवादों की भरमार।
अब व्याकरण में क्या है, बहुत सारे जो नियम है उसमें अपवाद बहुत सारे चीज़ें हैं, तो इसके कारण भी बच्चों को व्याकरण को समझने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट टॉपिक है व्यवहारिक अनुपयोग में कठिनाइयाँ, मतलब हम लोग को जो डेली लाइफ में होता है इसमें यूज नहीं कर पाते हैं, इसमें कठिनाइयाँ आती हैं। तो जैसा लिखा है कि व्याकरण के नियमों को समझना एक बात है, लेकिन उन्हें लिखित और बोले जाने वाली भाषा में सही ढंग से लागू करना एक बात है। बच्चों को यह मुश्किल लग सकता है कि वे व्याकरण के नियमों को अपनी भाषा में कैसे इस्तेमाल करें। तो देखो, हम लोग डेली लाइफ में अपनी जो भाषा जो बातचीत करते हैं, तो जो छोटे बच्चे होते हैं उनको समझ में आता है कि कहाँ पे हम लोग संज्ञा क्रिया सर्वनाम कहाँ कहाँ लगा रहे हैं या किस प्रकार लगाना है, इनको समझ में नहीं आता है। चाहे यदि यदि लिखने क्वेश्चन का आंसर लिखना हो लिखित में भी, तो उनको रिटन में भी लिखना चाहें तो उनको भी समस्या का सामना करना पड़ता है। तो ओरल हो या रिटन हो, तो दोनों में ही व्याकरण का वे प्रयोग नहीं कर पाते हैं ठीक तरह से, तो इसलिए उनको व्याकरण सीखने में कठिनाइयाँ हो सकती हैं। तो जैसे मौखिक हो या लिखित है, यदि कोई चीज़ बोला जाए, जैसे राम मोहन श्याम घर जाते हैं, तो देखो ये इस पर गलत है। तो व्याकरण के नियम के हिसाब से होना चाहिए राम मोहन और श्याम घर जाते हैं, तो यहाँ पे और शब्द भी प्रयोग होना चाहिए। तो बच्चों को इसी सब की समस्या होती है, नियमों को डेली लाइफ में यूज करने में कठिनाइयाँ होती हैं, इसलिए व्याकरण को सीखते समय कठिनाइयाँ होती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अभ्यास की कमी। तो मतलब जैसा कि आप जानते हैं इंग्लिश में एक कहावत है, प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, मतलब जितना प्रैक्टिस करोगे आप उतना परफेक्ट होते जाओगे। तो व्याकरण सीखने के लिए नियमित अभ्यास की आवश्यकता होती है। यदि बच्चों को पर्याप्त अभ्यास नहीं मिलता है तो वे सीखे हुए नियमों को भूल सकते हैं और उन्हें गलत तरीके से लागू कर सकते हैं। तो मतलब ये हुआ कि यदि कोई बच्चा है, चाहे वे रिटन या ओरल, दोनों में यदि व्याकरण के नियमों का प्रैक्टिस नहीं करता है तो वे सभी सीखे हुए नियमों को भूल सकता है या उन्हें गलत तरीके से लागू कर सकता है। इसलिए बच्चों को व्याकरण सीखते समय कठिनाइयाँ आती हैं। चलिए, ये तो हो गए आपके व्याकरण सीखते समय क्या क्या कठिनाइयाँ आती हैं। आज आगे बात करते हैं बच्चों को व्याकरण सीखते समय आने वाली कठिनाइयों को कैसे दूर किया जाए। ये भी आपके टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसी से प्रश्न बनते हैं। ये दोनों जो टॉपिक बताया गया इन्हीं टॉपिक से भी प्रश्न बनते हैं। आइए पहले देख लेते हैं। टॉपिक दिया है कि व्याकरण को मज़ेदार बनाए, मतलब बच्चों को व्याकरण सीखने में मज़ा आना चाहिए, चाहे वे खेल गतिविधियों या गीतों का उपयोग करके व्याकरण को मज़ेदार बनाया जा सकता है। क्योंकि देखो, पढ़ाई अब जितना घंटा कर लो, 3 घंटे 4 घंटा कर लो, 5 घंटे कर लो, जब तक आपका उसमें इंटरेस्ट नहीं जागेगा तब तक उसको नहीं सीख पाओगे। तो छोटे बच्चों में क्या होता है कि व्याकरण अगर आपको सिखाना है तो उसको टॉपिक को मज़ेदार बनाओ, इंटरेस्टिंग बनाओ, ताकि वे उसमें इन्वॉल्व हो सके, उसको सीख सकें। इसके लिए चाहे आप खेल के माध्यम ले लो, एजुकेशन गेम का यूज कर लो, कोई एक्टिविटी करवा लो, या कोई सॉन्ग के थ्रू आप संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण को याद करवा लो, या पर्यायवाची विलोम कुछ भी याद करवा लो, तो बच्चे जल्दी याद कर लेते हैं। तो इसलिए व्याकरण को यदि मज़ेदार इंटरेस्ट बनाएंगे तो बच्चे जल्दी से जल्दी व्याकरण सीखेंगे। चलो, नेक्स्ट टॉपिक आपका है व्याकरण को व्यवहारिक अनुप्रयोग से जोड़ें। मतलब जो व्याकरण बच्चे सीखे हैं नियम उसके कानून, तो उसको अपने डेली लाइफ में भी यूज करें। तो यदि वे उसे डेली लाइफ में यूज करेंगे, उसको कनेक्ट करेंगे एक दूसरे से, तो इससे उनको व्याकरण सीखने में आसानी होगी और वे नियमों को जल्दी भूलेंगे नहीं। आगे देखते हैं खेल और गतिविधियों का प्रयोग करना। जैसे बता दिया है मैंने कि जो व्याकरण के टीचर हों तो ये बच्चों को व्याकरण सिखाते समय जो खेल विधियाँ हों या एक्टिविटी हो या प्ले हो या ड्रामा हो या पोम हो, कविता हो या संगीत के द्वारा जोड़ कर व्याकरण को सिखाएंगे तो बच्चे जल्दी से जल्दी व्याकरण को सीखेंगे। नेक्स्ट है दृश्य सहायता, मतलब विजुअल एड्स का यूज करें। दृश्य है, विजुअल एड्स का यूज करें, जैसे चित्रों, चार्ट और अन्य दृश्य सहायता सामग्री का प्रयोग करें। जैसे संज्ञा में होता है ना, संज्ञा सुन, जैसे संज्ञा को बोलते हैं ना, उसका परिभाषा क्या है? संज्ञा किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो यदि वस्तु दिखाना है तो आप वस्तु को वास्तव में दिखाओ उस चीज़ को, क्योंकि ये देखो बॉल ये क्या है? संज्ञा है। ये पुस्तक ये क्या है? संज्ञा। तो जब तक बच्चों को आप अगर उस चीज़ को दिखाएंगे तो बच्चे उसको जल्दी कैचअप करेंगे और कैच करेंगे और उनके माइंड में वे चीज़ हमेशा याद रहेगी। तो दृश्य जो होते हैं, दृश्य सहायता सामग्री मतलब जो विजुअल एड्स होते हैं, टीचिंग एड्स होते हैं, उसका यूज करना चाहिए। नेक्स्ट है नियमों को लागू करना। व्याकरण नियमों को वास्तविक जीवन में लागू के अवसर प्रदान करना, ये भी बात हो चुका है इस पर। आगे देखो गीत और कविताएं।
तो व्याकरण नियम को याद रखने के लिए गीत और कविताओं मतलब तो व्याकरण नियम को याद करने के लिए गीत और कविताओं का प्रयोग करेंगे तो जल्दी से जल्दी बच्चे इसको सीखेंगे, क्योंकि बच्चे छोटे बच्चे गीत और कविताएं जल्दी कनेक्ट कर लेते हैं और उसको याद कर लेते हैं। फिर आगे है नेक्स्ट है विभिन्न गतिविधियों का प्रयोग। जैसे व्याकरण सीखने के लिए विभिन्न गतिविधियों का प्रयोग करें, जैसे कठपुतली का प्रयोग, नाटक, पहेलियाँ आदि का प्रयोग करके बच्चों को व्याकरण सिखा सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है नियमित अभ्यास प्रदान करें, मतलब डेली प्रैक्टिस करें। बच्चों को व्याकरण के नियमों का अभ्यास करने के लिए नियमित अवसर प्रदान करें। इससे उन्हें सीखे हुए नियमों को याद रखने और उन्हें सही ढंग से लागू करने की मदद मिलती है। तो बता दिया है कि जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही किसी भी सब्जेक्ट हो उतना ही वे परफेक्ट बनेंगे, चाहे हिंदी हो, व्याकरण हो या इंग्लिश व्याकरण हो, कोई भी सब्जेक्ट हो। तो डियर स्टूडेंट, ये रहा आपका टॉपिक कि बच्चों को व्याकरण सीखते समय आने वाली कठिनाइयाँ क्या क्या होती हैं। तो अभी तक आपने इस सेशन को लाइक नहीं किया तो सेशन को लाइक कीजिए। जितने भी आपके फ्रेंड ITP NCT ITP BEd 4 ईयर प्रोग्राम की तैयारी कर रहे हैं उनको इस वीडियो को जरूर शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट देखेंगे, टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड और आपके जनरल टेस्ट से रिलेटेड और हिंदी लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन को देखेंगे और हिंदी कम्युनिकेशन के भी क्वेश्चन को देखेंगे। और आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डियर स्टूडेंट, यदि आपको टीचिंग एप्टीट्यूड के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, GS के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और डोमेन सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर के पेपर चाहिए तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और आपके मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस सेट चाहिए तो उसके लिए भी आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ।